जॉइंट रिलेटेड कोई इशू है, क्या मूवमेंट रिलेटेड कोई इशू है, आपके मूवमेंट कम हो रहा है, आपके पहले जैसे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, या आपको एक कंटिन्यूअस पेन है जिसकी पेन की वजह से आप कोई मूवमेंट नहीं कर सकते, तो उस चीज का सोल्यूशन आपको फिजियोथेरेपी के पास मिलेगा। फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं, ऐसी कौन सी कॉमन इंजरीज होती है हमारी बॉडी की जिसको वो ट्रीट करते हैं? आप पेशेंट को देख के कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इनको ये ट्रीटमेंट सूटेबल रहेगा? बहुत सारे कॉमन केसेस देखते हैं, जैसे कि बैक पेन हो गया, नी पेन हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया है। ये होने की रीजंस क्या है, कॉजेस क्या है इसके? थोड़ा मिसकंसेप्शन है, लोग सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी फिजिकल थेरेपी, सो लोग ऐसे लगता है कि ये सिर्फ फिजिकल जो एक्टिविटीज करते हैं उन्हीं के लिए होता है, या कोई बड़ा कोई स्पोर्ट्स है जिनका रेगुलर काम ही है स्पोर्ट्स में रहना, तो उनके लिए होता है। नो, टीचर्स में भी ये एक कॉमन चीज मैंने देखी है, फ्रोजन शोल्डर होता है। तो टीचर्स का मोस्टली काम होता है बोर्ड पे लिखते रहना, बच्चों के पेपर्स चेक करना, तो उससे कई वजह से उनके हाथ पे बहुत स्ट्रेन आ जाता है। एक ही जगह पे बैठ के जो काम करते रहते हैं उसकी वजह से आपका बैक इश्यूज होना, नेक इश्यूज होना, एक प्रोलॉन्ग पोस्चर रहता है, तो उसकी वजह से भी तो ये रीजन हो सकते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार राय और आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड जो है वो काफी स्पेशल है क्योंकि आज हम हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। आपने साइकोथेरेपी के बारे में सुना है, क्रिस्टल थेरेपी के बारे में सुना है, आज हम बात करने वाले हैं फिजियोथेरेपी के बारे में। फिजियोथेरेपी क्या होती है, क्या काम करती है, उसके बारे में हम जानेंगे। बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत बार हम लोगों को फिजियोथेरेपी के बारे में नॉलेज ही नहीं होता या पता भी नहीं चलता, तो आज हम फिजियोथेरेपी के बारे में अच्छे से पूरी की पूरी जानकारी लेंगे। आज की जो गेस्ट हैं वो है डॉक्टर सोनिया मूर्ति। सोनिया मैडम जो है उनको करीब 15 साल का एक्सपीरियंस है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर सोनिया मूर्ति से। नमस्कार मैडम। नमस्कार सचिन सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये फॉर दिस टॉक। सोनिया मैडम, ये फिजियोथेरेपी क्या होती है? जी, फिजियोथेरेपी क्या होती है, तो ये कई लोगों के मन में सवाल होता है कि फिजियोथेरेपी क्या होती है, ये हमारे लिए सही है क्या नहीं। तो मैं ये आज आपको बताना चाहूंगी कि फिजियोथेरेपी में किसी भी तरह के, अगर आपको किसी को भी किसी भी तरह का पेन है, या जॉइंट रिलेटेड कोई इशू है, क्या मूवमेंट रिलेटेड कोई इशू है, आपके मूवमेंट कम हो रहा है, आपके पहले जैसे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, या आपको एक कंटिन्यूअस पेन है जिसकी पेन की वजह से आप कोई मूवमेंट नहीं कर सकते, तो उस चीज का सोल्यूशन आपको फिजियोथेरेपी के पास मिलेगा। So this is a physiotherapy which deals with health, is a healthcare profession which deals with the pain and movement issues. फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं, ऐसी कौन सी कॉमन इंजरीज होती है हमारी बॉडी की जिसको वो ट्रीट करते हैं? जी, फिजियोथेरेपी में तो हम लोग कई प्रकार के जो इंजरीज है उसकी हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पर जो मोस्ट कॉमन है जैसे कि हम लोग जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम लोग ज़्यादा करके देखते हैं, एक तो लो बैक पेन है, बैक पेन का इश्यूज है, किसी को नेक पेन है, या किसी को शोल्डर इश्यूज है, फ्रोजन शोल्डर आपने सुना रहेगा, किसी को फ्रोजन शोल्डर का पेन है, तो ये तो मसल रिलेटेड चीज़ें हो गई। फ्रोजन शोल्डर या हील पेन है, किसी को फुट पेन है, नी पेन है, नी पेन भी आपने सुना रहेगा कि मोस्ट कॉमन अभी इश्यूज हो रहे हैं नी के, तो नी पेन है, ये तो मसल रिलेटेड और जॉइंट रिलेटेड इश्यूज हो गए। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा हम लोग ब्रेन कंडीशंस में भी देखते हैं कि जैसे कोई पार्किंसन डिसीज है, किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया या स्ट्रोक हो गया, आपने सुना उसको पैरालिसिस होता है, जहाँ पे हाफ बॉडी का वर्क करना बंद हो जाता है, सो ये कंडीशंस में भी आपको फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फिजियोथेरेपी में क्या क्या ट्रीटमेंट किया जाता है? वेरी गुड सर, आपने ये क्वेश्चन पूछा कि क्या क्या ट्रीटमेंट की जाती है। फिजियोथेरेपी में बहुत अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी और पेशेंट एजुकेशन। अभी इलेक्ट्रोथेरेपी में क्या होता है, आपने को नाम से समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रोथेरेपी समथिंग विच इज इलेक्ट्रिकल, मशीन्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि IFT, टेंस, अल्ट्रासाउंड, ये ट्रीटमेंट होता है। तो अल्ट्रासाउंड का यूज अलग है, टेंस का यूज अलग है, IFT का यूज अलग है, ये तो इलेक्ट्रोथेरेपी हो गया। एक्सरसाइज थेरेपी में भी जस्ट एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज थेरेपी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सरसाइजेस होते हैं, जैसे कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गया, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो गया। उसके बाद दीज आर द एक्टिव एक्सरसाइज जो पेशेंट खुद से कर सकते हैं, या उसको थोड़ा कोई असिस्टेंट लगता है एक्सरसाइज करने में। देयर इज अदर काइंड ऑफ एक्सरसाइज कॉल्ड पैसिव एक्सरसाइजेस। पैसिव एक्सरसाइज में पेशेंट पे डॉक्टर विल परफॉर्म ऑन दोज पेशेंट, वो पेशेंट ये पे डॉक्टर, एक डॉक्टर है जो फिजियोथेरेपिस्ट है, वो आपके ऊपर वो एक्सरसाइज परफॉर्म करेगा।
इसमें भी और ये होता है कि मैनुअल थेरेपी में क्या होता है कि जॉइंट मोबिलाइजेशन होता है, जॉइंट मैनिपुलेशंस किए जाते हैं, या फिर सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन जो टिश्यूज है, मसल्स है, टेंडन्स है, उनको हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं तो वी कॉल दिस एज अ सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। दीज आर द स्पेशल एक्सरसाइजेस जो एक फिजियोथेरेपिस्ट ओनली दे हैज लर्न, उन्होंने वो सीखा है और वही आप पे कर सकते हैं। ये हम लोग पेशेंट पे नहीं करते, पेशेंट खुद से नहीं कर सकते, फिजियोथेरेपिस्ट उन पे परफॉर्म करते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट इज पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट एजुकेशन में आई फाउंड इट नाउ डेज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पेशेंट को ये चीज़ पे बहुत समझ के लेना चाहिए। पेशेंट एजुकेशन हम लोग करते हैं जब एंड ऑफ आपका ट्रीटमेंट होगा, जैसे 10 डेज 15 डेज आपका एंड ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा, फ्यू डेज बिफोर दैट, मे बी 2-3 डेज बिफोर दैट आपको सिखाया जाएगा कि ये ट्रीटमेंट होने के बाद अभी आपको घर पे आपका कैसे फॉलोअप करना है, आपको घर पे कौन से एक्सरसाइजेस करने हैं, घर पे आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको बैठना कैसे, अगर किसी को बैक पेन का इश्यूज है तो उनको बैठना कैसे, उनको मूवमेंट कैसे करना है। कोई कोई क्या होता है बैक पेन का इशू रहता है, बेल बजी सडनली उठ के खड़े हो जाता है, सो दैट इज द वेरी वर्स्ट थिंग फॉर योर बैक। आपको आपको बैक का, आप अपने बैक का ख्याल रखोगे तो आपके बैक आपका ख्याल रखेगी। सो फॉर दैट आपको एक साइड पे टर्न होना है, टर्न होके ही उठना है। तो ये सब चीज़ें हम लोग पेशेंट को एंड ऑफ द उनका जो ट्रीटमेंट खत्म होने होता है तो वो टाइम पे हम उनको समझाते हैं। सो दिस इज कम्स इनटू द पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट इसमें होता है ये। मैडम ये भी टर्म हमने सुना है पेशेंट री एजुकेशन फिजियोथेरेपी में, वो क्या है? हाँ सर, पेशेंट री एजुकेशन, आपको ये नाम में आप ढूंढेंगे कि री एजुकेशन मतलब कुछ तो हमको पता है पर उसको हमको अलग तरीके से करना है। तो ये हम लोग कब करते हैं, ये हम लोग मोस्टली देखते हैं कि आपको कोई क्रॉनिक कंडीशंस है। अभी जो मैंने लो बैक पेन बोला, अगर लो बैक पेन बहुत सालों से उनको लो बैक पेन है एंड फॉर सम रीजन वो ठीक नहीं हो रहा है एंड द पेशेंट हैज टू, उनको ये कंडीशन के साथ ही उनका डेली एक्टिविटीज करना है, तो वहां पे आपको पेशेंट री एजुकेशन में हम लोग आपको नए स्किल्स सिखाएंगे या कोई नई हैबिट्स आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, या फिर कोई आपको बिहेवियरल चेंजेस, थोड़ा बहुत बिहेवियरल चेंजेस करना पड़ेगा क्योंकि शो बिकॉज ऑफ दैट वो बिहेवियरल की वजह से कुछ शायद से आपको कोई वहां पे पेन किया हो रहा है, तो वो होता है पेशेंट री एजुकेशन में। पेशेंट री एजुकेशन सिर्फ बोलना ये नहीं है, पर इसमें हम लोग वी वर्क ऑन दिस ऑन अ वेरी लार्ज पार्ट कि पेशेंट को हम लोग ये कैसे समझाते हैं कि आपको री एजुकेशन करना है। तो पहले तो हम लोग उनको समझाते हैं कि आपकी कंडीशन क्या है, जितना पॉसिबल हो सके एज नियर एज राइट जिनके उनको समझ में आ सके, तो उतना तो पहले हम उनको समझाते हैं कि आपकी कंडीशंस क्या होगी। उसके बाद आपको गोल्स क्या रहने चाहिए कि आपके गोल्स क्या है। इसके बाद अगर आपको ये करना है तो आपको मूवमेंट्स कैसे करने हैं, क्या मूवमेंट करना है, तो उनके वो कंडीशंस पे रहेगा। और ये हम लोग उनको सिखाते हैं, तो पहले हम लोग दिखाते हैं कि आपको कैसे करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, देन फिर वी प्रैक्टिस इट। ये चीज़ें कहाँ पे यूज़ होती है, पेशेंट कभी जो डेली लाइफ है, जो क्रॉनिक पेन का कोई पेशेंट है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, तो उनके लिए तो डेली एक्टिविटीज़ में भी चैलेंजेस आती है। तो कौन सी चैलेंजेस आती है, बाथिंग में, ड्रेसिंग में, कुकिंग करना है। तो ये हम लोग आप सेफली और इफेक्टिवली विथ योर कंडीशन आप कैसे कर सकते हो, इस पे करेंगे। और ये हम लोग आपको सिखाएंगे। फिर वहाँ पे आपको क्लिनिक में भी आपसे बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। प्रैक्टिस के टाइम पे आपको बहुत सारे विजुअल और ऑडियो फीडबैक्स दिए जाएंगे। समटाइम विजुअल फीडबैक्स के लिए वी यूज लार्ज मिरर के सामने आपको वो एक्सरसाइज करवाए जाते हैं। ऑडियो जो विजुअल वर्बल फीडबैक्स रहता है कि पेशेंट हमको आपको बताते जाएंगे कि आपको ऐसे करना है, आपको ये टाइम पे टर्न होना है, ऐसे टर्न होना है। तो ये हो गया वर्बल फीडबैक उनको किया जाता है। अभी दिस इज फॉर आई हैव स्टार्टेड नाउ कि जब मैं होम विजिट्स पे पेशेंट्स को देखती हूँ, जो मोस्टली ये जो ओल्ड एज पेशेंट रहते हैं, उनको एक दो बार में एक्सरसाइज कभी कभी समझ में आते हैं, कभी कभी नहीं समझ में आते हैं, तो उनको आगे कैसे करना है। सो व्हाट आई डू कि उनका जो एक्सरसाइज पीरियड खत्म होने आता है ना, तो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा उनको उन्हीं को एक्सरसाइज कराने लगाते हैं, उनका वीडियो लेते हैं और आई वॉइस ओवर कि देखो आपको ये टाइम पे इतना इतना हाथ उठाना है, बस अभी इसके बाद आपको टर्न करना है, ये हाथ आपको, ये पैर आपको इतना तक फोल्ड करना है, फिर से आपको धीरे धीरे स्ट्रेट करना है। सो ये ऑडियो विजुअल फीडबैक किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग पेशेंट री एजुकेशन करते हैं। आप पेशेंट को देख के कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इनको ये ट्रीटमेंट सूटेबल रहेगा? वेरी गुड सर, आपने ये क्वेश्चन पूछा कि ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके लिए तो मुझे पहले मेरे पेशेंट को समझना पड़ेगा।
तो मैं पेशेंट को कैसे समझूंगी? तो फर्स्ट उनका पहले अभी जो आप आए उनका एग्जैक्टली करंट प्रॉब्लम क्या है, उनको किस चीज में तकलीफ हो रही है, पहले मैं वो समझ के लूंगी। उसके बाद आई विल टेक द कंप्लीट, आई मीन ऑल द फिजियोथेरेपिस्ट दे विल टेक अ कंप्लीट हिस्ट्री, पूरा मेडिकल हिस्ट्री लिया जाएगा कि ये पहले हुआ है, कि इसके पहले भी कहीं आपको कोई तकलीफ हुई थी, या इसके पहले भी कहीं आपने फिजियोथेरेपी सेशंस किए हैं, किसी चीज से वजह से वो डिसकंटिन्यू हुए हैं, या आपको फिर से पेन आ गया है। तो आपको पहले करंट उनका ये लिया जाएगा, मेडिकल हिस्ट्री, करंट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री पूरा दिखे जाएंगे। उसके बाद विल डू क्लिनिकल इवैल्यूएशन। क्लिनिकल इवैल्यूएशन में तब फिजियोथेरेपिस्ट लुक एट कि आपका जो आप चल रहे हैं, आपके चलने का पैटर्न कैसा है। आप बता रहे हैं कि आपका हाथ फ्रोजन शोल्डर, एग्जांपल लेंगे फ्रोजन शोल्डर का केस है, तो आपका हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, तो कौन सी रेंज में आने के बाद आपको पेन किया हो जाता है। अगर आप ये हाथ ऊपर कर रहे हैं तो आपके नेक में कुछ इशू हो रहा है, क्या आपकी नेक कहीं तरह से टर्न हो रही है। तो ये सब चीजें आती है क्लिनिकल इवैल्यूएशन में। क्लिनिकल इवैल्यूएशन करने के बाद व्हेन वी डिसाइड कि अगर किसी को एक्यूट पेन है, मतलब पेन अभी बहुत ज्यादा पेन है, कोई पेशेंट मेरे पास आया, उनका घुटने का दर्द है और उनको बहुत ज्यादा पेन है, तो आई कैन नॉट स्टार्ट विथ कि चलो अब एक्सरसाइज करते हैं। भाई उनको बहुत ज्यादा पेन है, फर्स्ट उनका पेन कम करना चाहिए। तो पेन कम करने के लिए फर्स्ट विल यूज इलेक्ट्रोथेरेपी। पहले उनका इलेक्ट्रोथेरेपी का ट्रीटमेंट करेंगे, विल डिसाइड कि कौन सा ट्रीटमेंट उनको चाहिए, आईएफटी चाहिए, अल्ट्रासाउंड चाहिए। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द मेडिकल हिस्ट्री, उनका जो केस कंडीशन है वो हिसाब से हम लोग डिसाइड, तो हम लोग पहले उनका इलेक्ट्रोथेरेपी करेंगे। इलेक्ट्रोथेरेपी से विल फॉर सम डिजायर पॉइंट तक उनका पेन कम होना चाहिए, वो एक्सरसाइज करने के लिए बेरेबल होना चाहिए। फिर आफ्टर सपोज 2 और 3 सेशंस हो गए इलेक्ट्रोथेरेपी, जस्ट इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी क्या, उनका पेन थोड़ा कंट्रोल में आ गया, अभी पेशेंट थोड़ा सा मूवमेंट के लिए तैयार है, देन विल स्टार्ट एक्सरसाइज अलोंग विथ इलेक्ट्रोथेरेपी। फिर कंटिन्यू रहेगा, एक्सरसाइज चलता रहेगा, इलेक्ट्रोथेरेपी चलती रहेगी, एंड एंड ऑफ द सेशन जब भी आता है देन वी गो फॉर अ पेशेंट एजुकेशन। समटाइम ऐसे भी होता है पेशेंट तैयार ही नहीं होते, मतलब उनको कोई आइडिया ही नहीं होता कि पता नहीं कुछ तो तकलीफ हो रहा है, बोलने जा रहे हैं पर ट्रीटमेंट के लिए तैयार नहीं है। तो वो टाइम पे हमको पहले पेशेंट एजुकेशन करना पड़ता है, पहले उनको समझाना पड़ता है कि आपकी कंडीशन क्या है, हम क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं। हमको कभी कभी पेशेंट से ये भी पूछ के लेना पड़ता है कि अभी आपके डिजायर रिजल्ट क्या है, आप क्या सोचते हैं कि आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हो तो इससे आपको क्या एक्सपेक्टेड है। उनके एक्सपेक्टेशंस भी होने चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन उनके जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो ट्रीटमेंट से मैच भी होने चाहिए। तो इस प्रकार से वी डिसाइड। तो मोस्टली असेसमेंट इज अ वेरी बिग फैक्ट। जो फर्स्ट सेशन होता है ना, वो इज मेनली फॉर असेसमेंट, कि हम लोग पहले असेसमेंट करेंगे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड फॉर द ट्रीटमेंट। ये फिजियोथेरेपी कोई करता है, उनको उसका रिजल्ट जो है वो कितने समय में पता चलता है? अगर किसी पेशेंट को छोटी मोटी तकलीफ है तो उनको रिजल्ट में भी 5 और 6 सेशंस में उनको रिजल्ट मिल जाएंगे। पर अगर कोई क्रॉनिक कंडीशन में है, बहुत टाइम से उनको तकलीफ है, तो वो ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट होने में भी उनको थोड़ा टाइम लगेगा, उनके ट्रीटमेंट के लिए भी थोड़ा टाइम जाएगा। सो इट यूजुअली कभी होता है 8 सेशंस है, कभी 15 सेशंस है। अगर कोई सर्जरी के केसेस है तो उसमें यूजुअली 4 to 6 वीक्स तक उनकी ट्रीटमेंट चलती है। पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट जो करते हैं हम लोग, उसमें यूजुअली इट गोज फॉर 4 to 6 वीक्स तक उनकी ट्रीटमेंट चलती है। आजकल हम लोग बहुत सारे कॉमन केसेस देखते हैं, जैसे कि बैक पेन हो गया, नी पेन हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया है। ये होने की रीजंस क्या है, कॉजेस क्या है इसके? सर इसके कई कारण हो सकते हैं। फर्स्ट यूजुअली जो ये होता है ड्यू टू सम काइंड ऑफ अ ट्रॉमा। ट्रॉमा बोलेंगे तो कोई गिर गया या किसी का अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उनके मसल्स और जॉइंट में इंजरी आ गई, या ये एज रिलेटेड भी होता है। एज जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे आपका मसल मास जो है वो कम होने लगता है, बोन डेंसिटी कम होने लगती है, आपकी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जैसे हम लोग यंग एज में कहीं भी फटाफट उठ के चल के जाते हैं तो ओल्ड एज में ऐसा नहीं होता है, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। ये रीजंस हो सकते हैं, या समटाइम ओवर स्ट्रेचिंग से या ओवर रिपीटेशन से। ओवर स्ट्रेचिंग मतलब एक जॉइंट है, जो कोई गिर गया, एक जो पर्सन है उसका एक सपोज का शोल्डर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया, इट इज बीइंग स्ट्रेच बियॉन्ड इट्स लिमिट ड्यू टू फॉल, तो वो मसल टियर हो जाएगा। तो वो अगेन एक रीजन हो सकता है। रिपीटेशन मतलब इसका कोई राइटिंग वर्क है तो ये रिपीटेडली राइटिंग कर रहा है, किसी का टाइपिंग है तो रिपीटेडली टाइपिंग वर्क कर रहा है, या किसी का काम ही है उसको लिफ्ट करना, सामान उठाना, लिफ्ट करना, लिफ्टिंग है, तो ये रिपीटेटिव जो बार बार आप वही मूवमेंट कर करके इंजुरी होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ रिपीटेटिव इंजुरी में चला जाए। समटाइम्स वी हैव आल्सो सीन कि जेनेटिक भी है। सम कॉजेज जो है जो जेनेटिक्स होता है, देयर आर सम डिफॉर्मिटीज केसेस होता है वो जेनेटिकली होते हैं, तो वो भी एक जेनेटिक्स पे आपका जीन्स भी एक रीजन हो गया।
सो दीज आर द मोस्टली कॉमन कॉजेज हम लोग देखते हैं। अगर काश कोई फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है तो उन्हें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, अगर आपका ऑनगोइंग ट्रीटमेंट चल रहा है तो देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको आपकी चीज़ों पे माइंड करना चाहिए। फर्स्ट इज आपको आपकी फिजियोथेरेपी से साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखना चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन मतलब आपकी जो भी करंट हिस्ट्री है और जो भी प्रीवियसली आपको कुछ भी मेडिकल कंडीशंस कुछ है तो आप ना अपने डॉक्टर को बता दीजिए। कभी कभी क्या होता है, हमें जैसे एज ए पेशेंट हमको ऐसा लगता है कि अरे ये इस चीज़ से क्या फ़ायदा। आई विल गिव वन एग्जाम्पल कि किसी का ना आइज का जो चश्मे का नंबर है वो चेंज हो गया, बढ़ गया है, और बट आफ्टर फ्यू डेज के बाद ना उसको नेक पेन शुरू हो गया। तो आप सोचेंगे मेरे आई से मेरे नेक का क्या लेना देना है। आपको नेक पेन हो गया, आपको पता है नेक पेन हो रहा है तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, तो आप उठ के फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले गए, पर आपने बताया नहीं कि 2 महीने पहले आपका चश्मा चेंज हो गया है। ये आपने बताया नहीं, क्योंकि क्या होता है अगर आपका नंबर चेंज हो गया एंड यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ अ डेस्क जॉब, सो अगर वो इसकी वजह से आपको बराबर से दिख नहीं रहा है तो ना आपका नेक की पोजीशन इनवेरेबली चेंज ही होगी। मे बी आप एक साइड पे ज्यादा टिल्ट करोगे, मे बी आप बहुत ज्यादा फॉरवर्ड ये करोगे, तो इससे आप क्या कर रहे हो, रिपीटेटिव इंजरी, नेक को अपने प्रोलॉन्ग पोजीशन पे ऐसे रख रहे हो, इससे सबकी नेक की इंजरी हो गई। तो ये अगर आपने अपने फिजियोथेरेपिस्ट को बताया नहीं कि आपकी आइज का जो प्रॉब्लम है ये बताया नहीं, तो वो भी आपको सजेस्ट नहीं कर सकते ना कि आपको यू हैव टू सी द आई डॉक्टर। इसके लिए आपको पहले क्लियर कम्युनिकेशन रखना चाहिए। नेक्स्ट जो है कि आपको आपके डॉक्टर के साथ मिलके एक ट्रीटमेंट प्लान जो है, यू हैव टू बी ऑन द सेम पेज विथ योर डॉक्टर। जो आपको एक्सपेक्टेशंस है वही, जैसे आपके ट्रीटमेंट से आपका आउटकम भी आ रहा है, ये आपको अपने डॉक्टर से क्लियर कर लेना चाहिए कि ये चीज़ हो गई। और एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़, अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और इससे आपको लग रहा है, अभी हम लोग ने जो गोल्स डिसाइड किया था कि इतने में भी आपको 10 डेज के लिए आपको रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए आना है, बट सपोज करो आफ्टर 4-5 डेज आपका जो पेन है ना वो 70% तक कम हो गया, तो उसके बाद कई बार क्या होता है ना, पेशेंट छोड़ देते हैं, नहीं जाते आगे डॉक्टर के पास। तो आपको ऐसे नहीं करना है। अगर आपको 4-5 डेज का पेन कम हो गया है पर आपको डॉक्टर ने बताया कि आपको और थोड़े दिन की ट्रीटमेंट की जरूरत है, मे बी आप 70% कम होने के बाद आपने छोड़ दिया, तो वो जो 30% लैग होता है ना, मे बी आगे जाके वो आपको इंजरी दे सकता है। सो थिंग इज इम्पोर्टेंट कि आपको आपके सेशन जो है ना वो रेगुलरली फॉलो करना है। द नेक्स्ट थिंग फॉलोज कि आपको फीडबैक, जैसे भी मैंने बताया कि आपको 70% कम हो गया है, तो ये अपने डॉक्टर को आप बताइए कि डॉक्टर मेरा 70% पेन कम हो गया है। अगर डॉक्टर के माइंड में है कि अब 70% कम हो गया है, तो देन मे बी डॉक्टर ही आपका ट्रीटमेंट जो टाइम था, मे बी वो ही ड्यूरेशन वो भी कम कर देंगे। तो ये करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू बी पेशेंट, क्योंकि ये आपके जॉइंट का है, मसल से रिलेटेड इश्यूज है, तो वो सब चीजें ठीक होने के लिए मे बी यू विल टेक टाइम, मे बी वो रिजल्ट्स देखने के लिए भी शायद आपको टाइम लगेगा। तो उस हिसाब से जस्ट बी पेशेंट। तो ये चीजें थोड़ी अगर पेशेंट को मालूम हो पहले तो बेटर है। सोनिया मैडम, ऐसा कुछ है कि जो फिजियोथेरेपी की जरूरत उन्हीं को पड़ती है जो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में रहते हैं या स्पोर्ट्स में जो एक्टिव रहते हैं, उन्हीं को इसकी जरूरत पड़ती है क्या? नो सर, ये ना एक थोड़ा मिसकंसेप्शन है। लोग सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी फिजिकल थेरेपी, सो लोग ऐसे लगता है कि ये सिर्फ फिजिकल जो एक्टिविटीज करते हैं उन्हीं के लिए होता है, या कोई बड़ा कोई स्पोर्ट्स है जिनका रेगुलर काम ही है स्पोर्ट्स में रहना, तो उनके लिए होता है। नो, जैसे अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि ट्रॉमा इन द सेंस कोई गिर गया, किसी का अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट हो गया, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसकी वजह से अगर आपको कोई चोट लगी है और वो आपको तकलीफ दे रही है, तो इसके लिए तो आपको फिजियोथेरेपी करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स में भी ये एक कॉमन चीज मैंने देखी है, फ्रोजन शोल्डर होता है। तो टीचर्स का मोस्टली काम होता है बोर्ड पे लिखते रहना, बच्चों के पेपर्स चेक करना, तो उससे कई वजह से उनके हाथ पे बहुत स्ट्रेन आ जाता है। हैव ऑल्सो सीन पीपल जो लोग बहुत ट्रैवलिंग करते हैं जॉब के लिए हो या कई रीजन से लिए उनको बहुत ट्रेन से कम्यूट करना पड़ता है, कार से कम्यूट करना पड़ता है, तो वो टिपिकल पोस्चर उनका चेंज होता है। ट्रेन में तो हम लोग देखते हैं कैसे गर्दी में लोग चढ़ते उतरते हैं, तो ये रहता है। फिर जो सिट ड्राइविंग करते हैं तो उनका सिटिंग पोस्चर में ये जाता है। सिटिंग से ये भी है जिनका डेस्क जॉब है, अभी वो तो डेस्क जॉब कर रहे हैं, बेचारा आदमी सुबह से लेकर शाम तक एक ही जगह पे बैठ के काम करता है, तो वैसे तो बहुत इनोसेंट लग रहा है, बट एक ही जगह पे बैठ के जो काम करते रहते हैं उसकी वजह से आपका बैक इश्यूज होना, नेक इश्यूज होना, एक प्रोलॉन्ग पोस्चर रहता है, तो उसकी वजह से भी तो ये रीजन हो सकता है।
अनदर एग्जाम्पल इज स्टैंडिंग, जिनका काम है सुबह से लेकर शाम तक खड़े होना। वी सी मोस्टली जो शॉप्स में वगैरह काम करते हैं वो पूरा दिन खड़े रहते हैं, या कोई सिविल इंजीनियर है जिनका काम है कि वो ऑन साइट जाना और खड़े रहें, खड़े खड़े उनका काम रहता है। तो ये केसेस में वी हैव मोस्टली सीन लो बैक पेन और सयाटिका पेन जो कंटिन्यूस खड़े रहते हैं। अनदर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली किसी कोई चलते चलते गिर गया, बेचारा आदमी घर से जा रहा था कई चीज के लिए तो गिर गया, तो फॉल है, तो फॉल से भी कुछ ट्रॉमा हो सकता है। कोई मसल इंजुरी है, कोई जॉइंट इंजुरी है, तो उसके लिए भी हो सकता है। एज रिलेटेड हो सकता है, किसी का एज बढ़ रहा है तो उनका मसल मास कम हो रहा है, बोन डेंसिटी कम हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो उसकी वजह से उनको कोई इंजरी हो गई, तो उसके लिए भी आपको फिजियोथेरेपी लगेगी। आजकल हम लोगों ने देखा है लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर पे ही पूरा दिन काम करते हैं, तो उनका जो पोस्चर है वो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ देता है, नेक पेन है, बैक पेन है। उसके लिए आप क्या उनको सजेशन देना चाहोगे? हाँ सर, अगर पोस्चर से रिलेटेड है, अभी तो हमने देखा कि पोस्चर अगर आपका गलत है तो आपको कोई तकलीफ हो सकती है, तो वो अवॉइड करने के लिए जो स्पेशली जो उनका डेस्क जॉब है तो उनका चेयर कंफर्टेबल होनी चाहिए, चेयर कंफर्टेबल चाहिए, उनका टेबल है जो उनके हाइट से मैच होना चाहिए। कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो तो आपका कंप्यूटर स्क्रीन है दैट शुड बी टू योर आई लेवल, आपके शोल्डर्स रिलैक्स होने चाहिए। व्रिस्ट, जब माउस पे अगर वर्क कर रहे हो तो आपका व्रिस्ट भी रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए। रिलैक्स मतलब ये नहीं कि आप एकदम से स्लाउच हो गए, रिलैक्स मतलब इरेक्ट बट रिलैक्स्ड। अब पोस्चर एकदम स्ट्रेट है, स्ट्रेट बैठा है पर रिलैक्स है, तो शोल्डर रिलैक्स होने चाहिए। और दूसरी आप चीज़ को आपको एक ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप 30 मिनट्स के लिए बैठ रहे हैं, फॉर 30 seconds you have to change your position. Maybe you stand up, okay? Then don't keep on staring on your screen. 30 मिनट्स तक देख लिया, 30 seconds के लिए look somewhere else. अगर कोई जितनी दूर तक आप देख सकते हो तो वेरी गुड। और अब ये भी कर सकते हैं कि अब अभी वर्क फ्रॉम होम है, मीटिंग्स है, तो मीटिंग्स के लिए यू डोंट हैव टू टाइपिंग या कोई करने की जरूरत, कॉल आपको अटेंड करना है, खड़े हो जाइए, खड़े होके कॉल करिए, या तो नीचे बैठ जाइए, मांडी ताकि कॉल करिए, दैट इज बेटर ऑप्शन, वहां पे कर सकते हैं। देर इज ऑल्सो यू गेट अ फिजियो बॉल, एक बॉल होता है, तो पर उसके लिए आपको थोड़ा सा एक मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पहले समझ के लेना होगा कि हाउ टू यूज दैट बॉल। तो आप वो बॉल पे बैठे बैठे भी काम कर सकते हो, आप काम कर रहे हो बट यू आर सिटिंग ऑन दैट बॉल, सो दैट बॉल विल फोर्स यू टू मूव। वो स्टेबल नहीं है, बॉल मूव हो रहा है, सो ऑटोमेटिकली यू विल चेंज योर पोस्चर। तो ये चीजें आप पोस्चर रिलेटेड आप ये चीजें कर सकते हो। और ये रूल है कि 30 मिनट्स के लिए अगर बैठे हो तो 30 सेकंड्स के लिए आपको आपकी पोजीशन चेंज करनी है। आपने सही कहा कि ज्यादा देर तक अगर हम बैठते हैं तो 30 मिनट्स के बाद में आप 30 सेकंड्स थोड़ा चेयर से उठ जाइए और आप थोड़ा इधर उधर चलिए, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है बॉडी, एक ही पोस्चर जैसा नहीं रहता है। यहाँ पे बहुत बार ये भी आ जाता है कि बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर हम लोग बैठते हैं तो किस प्रकार की चेयर होनी चाहिए, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? चेयर सर, आपको जरूरी नहीं है कि आपको कोई जो मार्केट में अर्गोनॉमिकल चेयर है आपको वही लेनी चाहिए। दो चेयर्स आर प्रेफर्ड एंड दो चेयर्स आर रेकमेंडेड, बट जरूरी नहीं है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो चेयर का जो जो सिटिंग पोजीशन है, जो सरफेस है, दैट हैज टू बी वेरी सपोर्टिव। बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, अगर आप नीचे चले जा रहे हो तो वो नहीं होना चाहिए। देखिए, व्हेन यू आर सिटिंग तो आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपके हिप्स शुड बी अबव योर नीज। अगर नीज ऊपर है और हिप्स नीचे चले गए तो समटाइम वी हैव सीन जैसे कोई बीन बैग्स हो गया या कोई एकदम सॉफ्ट सोफा वगैरह है, तो उसमें क्या होता है, आप एकदम से अंदर चले जाते हो और आपकी नीज जो है ऊपर हो जाते हैं, और दैट आपके बैक का तो वो एकदम प्रॉब्लम तो देगी आपको। बैक के लिए आपका पूरा स्पाइन कव हो जाएगा, आपकी नीज पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। सो वी रिकमेंड कि आपको जो चेयर की हाइट होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे आपके हिप्स ऊपर है, नी नीचे है, और आपकी फीट जो है ना वो सपोर्टेड है। अगर कोई जिनकी इतना हाइट नहीं है, उनका हाइट कम है, तो यू कैन कीप अ स्टूल, पर स्टूल रखेंगे तो फिर से आप ये ध्यान रखें कि आपके नीज ऊपर नहीं आ रहे, येट योर हिप्स आर अप, देन नी फॉलोड बाय योर फीट, फीट आर प्रॉपरली सपोर्टेड। अगर हम लोग ऐसे विदाउट सपोर्ट के अगर हम लोग फीट को ऐसे रख रहे हैं ना, तो उससे क्या होता है, देन ऑल्सो इट गिव्स यू, आपके मसल्स को वर्क करना पड़ता है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, बट मसल्स दे नो
लिगामेंट्स दिन हो कि उनको भाई हमको बहुत ज्यादा वर्क हो रहा है, तो सपोर्टेड होना चाहिए। सो फॉर दैट यू कैन यूज सम स्टूल, और देर आर स्मॉल बॉल्स मिलते हैं, आप वो बॉल्स कर सकते हैं। मे बी यू कैन कीप वन बॉल, एक पैर के लिए रखेंगे, एक पैर नीचे रखेंगे। सो यू नो आपको जो बिलो नी जो लेग मूवमेंट है वो कंटिन्यू आप लेग मूवमेंट कर सकते हो। राइट में करिए, थोड़ी देर के बाद आप लेफ्ट के लिए करिए। तो ये चीजें, तो चेयर ये बेटर करिए। दो ergonomic chairs आर रिकमेंडेड, दोज आर प्रिफर्ड, बट अगर सबके घर पे पॉसिबल नहीं है तो देन वी कैन गो फॉर दिस वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशंस कि सरफेस जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, फर्म येट सपोर्टिव, नॉट वेरी हार्ड। सॉफ्ट सरफेस आर नॉट रिकमेंडेड, जिसमें आपका पोस्चर बहुत खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो चीज को आपको ध्यान रखनी चाहिए। हम लोग बहुत बार देखते हैं कि मोबाइल हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, और जब हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल देखते हैं तो हमारी गर्दन हमेशा नीचे रहती है, हम लोग नीचे की तरफ देखते हैं। उससे कहीं ना कहीं गर्दन से रिलेटेड या नेक से रिलेटेड, या नेक का मतलब पोस्चर कैसा होना चाहिए? ये देखो, अगर आपने देखा रहेगा ज्यादातर लोग मोबाइल कभी यूज करते हैं तो सिटिंग पोजीशन में यूज करते हैं, उसमें भी जो नेक फॉरवर्ड है ये फॉरवर्ड नेक पोजीशन रहता है। स्टैंडिंग में रहता है तो स्टैंडिंग में यूजुअली वैसे वॉल को लीन करके ये हो जाएंगे, बैक भी लीन रहेगी, नेक भी लीन रहेगा, नेक भी पूरा फॉरवर्ड पोजीशन में होता है। और मोस्टली मैंने देखा है लोग यूज करते हैं सोने के टाइम पे, आराम से लेट जाते हैं, 3-4 पिलो नेक पे रखते हैं, एकदम से पूरा मतलब नेक को फॉरवर्ड, मतलब बहुत ही ज्यादा एकदम एक्सट्रीम इसमें फॉरवर्ड करके ये देखते हैं। तो ये चीजों से तो ऑब्वियसली आपके नेक को इफेक्ट होना चाहिए। बट अभी ऐसे भी है, दिस इज अ जनरेशन, वहां पे आप मोबाइल यूज बंद कर दो तो नहीं होगा, आपको यूज तो करना पड़ेगा। तो यूज जरूर तो लगती है, फॉर दैट आप ये कर सकते हो, अगर आप कॉल ले रहे हो देन यू कैन यूज हेडफोन्स, ईयरफोन्स लगा दो, सो दैट आपका एक साइड पे जो नेक टिल्ट होता है वो नहीं होगा। आप कंफर्टेबली हेडफोन्स लगा के या ईयरफोन्स लगा के आप बात कर सकते हो। नेक्स्ट है, जैसे अभी हम लोग ने ये देखा कि आपकी लैपटॉप की स्क्रीन है जो आपके आई लेवल की होनी चाहिए। सेम गोज विद द मोबाइल, आपको जो मोबाइल अगर आपको यूज करना ही है तो अगर आपने देखा कि आपने थोड़े टाइम की यहाँ पे रखा है, बट आफ्टर सम टाइम आप खुद से ही उसको थोड़े आई लेवल पे लेके जाइए। मोबाइल थोड़ा सामने रख दीजिए कि मोबाइल की जो स्क्रीन है वो आपकी आई लेवल से मैच हो रही है, तो ये करेंगी। आई विल रिकमेंड यूजुअली व्हाइल लाइंग डाउन आप मोबाइल ना यूज करें। इट जस्ट समथिंग, अगर आपको मोबाइल यूज करना ही है तो इसके लिए भी आप आपका वो देखिए कि आप जो सिटिंग ऑन अ कंफर्टेबल पोजीशन, आपके शोल्डर्स मोस्टली रिलैक्स्ड है, ज़्यादा एक साइड ऊपर नहीं, ये नहीं हो रहा है, रिलैक्स में है। या फिर आपको लाइन डाउन पे आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा अवॉइड करिए, अगर देख रहे हैं तो वो इतना सारी 2-3 पिलो रख के मत रखिए, लाइन में आप थोड़ा से अवॉइड करनी चाहिए आपको। सोनिया मैडम, हमने फिजियोथेरेपी के बारे में बहुत सारी जानकारी ली है, जाते जाते आप जो भी हमारे देखने वाले ऑडियंस है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं आपके ऑडियंस को एक चीज़ ज़रूर बतानी चाहूँगी कि अगर आपने ये जो पॉडकास्ट सुना है तो इससे आपको एक चीज़ ये लेनी है कि हमारी बॉडी का एक सिस्टम है, यूज़ इट और लूज़ इट। सो इससे ये लेना, आपको आपके डेली लाइफ में एक्सरसाइजेज इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। जस्ट एक्सरसाइजेज मतलब आप ये मत सोचिए कि मुझे ये 30 मिनट का वॉकिंग है या 30 मिनट का मुझे जिम ही करना है। एनी काइंड ऑफ मूवमेंट और एक्सरसाइजेस कैसे होनी चाहिए जो आपको अच्छी लगती हो। इट कैन बी डांसिंग, अगर आप कोई डांसर हो तो आप कोई डांसर हो ऐसे नहीं, पर अगर आपको डांसिंग पसंद है तो आप डांसिंग कर सकते हो। या जस्ट एक 5-10 मिनट्स के लिए अगर आप वॉकिंग के लिए चले जाए, या रनिंग आपको अच्छा लगता है तो रनिंग के लिए कर ली जाए। आप आपके घर में ही रह के भी आप कई सारे एक्टिविटीज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको कोई बाहर ही जाके करना है। आप घर में भी काफी एक्टिविटीज है कि यूजुअली हम लोग के साथ अभी टीवी का रिमोट ले लिया और एक जगह पे बैठ रहे। अगर आपको टीवी देखने की आदत है, सॉरी टू से, बट रहता है किसी किसी को टीवी देखना पसंद है, तो आप एक चीज कर सकते हैं, आपका टीवी का जो रिमोट है ना वो आप थोड़ा बाहर रख दीजिए। उसके बाद अगर जब भी ब्रेक आता है, टीवी जब ब्रेक आता है ना, वो ब्रेक टाइम पे यू डू सम काइंड ऑफ मूवमेंट। अगर 30 मिनट्स का जो आपका सीरियल चल रहा है, 30 मिनट्स के लिए अगर 1 मिनट के लिए भी ब्रेक आ गया, वो ब्रेक में भी आपने कोई छोटे छोटे मूवमेंट्स कर लिए, जैसे कि स्क्वाटिंग करना, थोड़ा लंजेस करना, या बैठे बैठे कोई आप एंकल मूवमेंट कर रहे हो, नी मूवमेंट कर रहे हो, ये तो चीजें आप बैठे बैठे भी कर सकते हो। सोनिया जी, आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर की है फिजियोथेरेपी और फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में, बहुत सारी अच्छी टिप्स दी है, एक्सरसाइजेस के बारे में बताया है, पोस्चर्स के बारे में बताया है।
आपने अपना टाइम दिया, आप आए हमारे पॉडकास्ट में, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सचिन जी, मुझे भी आपके पॉडकास्ट में यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। आई गेट अ चांस टू कनेक्ट अ वाइडर पब्लिक, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करने के लिए आपने ये मौका दिया। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।